Saisar classes. Join Saisar classes and fulfill your dream. हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइसर क्लासेस। वेलकम टू दिस डिजिटल सेशन। आज हम लोग फिजिक्स के अगले टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग 12th स्टैंडर्ड का नए सिलेबस का फिजिक्स 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिजिक्स 1 पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या नाम है? रोटेशनल मोशन। चैप्टर की आज की कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब तक हमने क्या देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम चल रहा है रोटेशनल डायनामिक, जो दो सीधे सीधे हिस्सों में बढ़ गया है। पहला जो है सर्कुलर मोशन, जिसको आज और 2 दिनों में खत्म करने वाले हम लोग। चैप्टर 2 हिस्सों में बटा है। पहला पार्ट है सर्कुलर मोशन, दूसरा पार्ट है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले ना सर्कुलर मोशन सीखना काफी जरूरी है। वैसे तो सर्कुलर मोशन 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा आधा अधूरा देखा है, 11th स्टैंडर्ड में आधा अधूरा देखा, 12th में पूरा कंप्लीट ही कर देंगे सर्कुलर मोशन में। बाकी कुछ रखेंगे नहीं हम लोग। और एक बार सर्कुलर मोशन समझ में आ जाए तो आगे जाएंगे, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। मैंने सबसे पहले वीडियो में, जो पिछले वीडियो आपने देखे हो, कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, हाउ सर्कुलर मोशन इज रिलेटेड विद द रोटेशनल मोशन। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार, हाउ सर्कुलर मोशन इज रिलेटेड विद द रोटेशनल मोशन। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को मैंने कंबाइनली ऑब्जर्व किया, तो उनका मोशन फिर सर्कुलर मोशन नहीं होता, रोटेशनल मोशन होता है। क्या होता है? रोटेशनल मोशन। तो चलो सर्कुलर मोशन की स्टार्ट की थी हमने। सर्कुलर मोशन की एक पॉइंट को शायद से हमने डिस्कस नहीं किया था, आज 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। एक पॉइंट आपको आपके बुक में मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या बोला मैंने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या खासियत, क्या है उसकी, स्पेशलिटी क्या है सर्कुलर मोशन? सिर्फ 2 बातें याद रखना है। सबसे पहली बात, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। आपने पढ़ा होगा, मीनिंग बताऊंगा मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा। क्या बताया मैंने? सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरी बात बताऊंगा, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन की कोई खासियत बात, कोई स्पेशलिटी अगर किसी ने मुझे पूछी तो मुझे सिर्फ 2 शब्द याद होने चाहिए। सबसे पहला मैंने बोला क्या है वो? एक्सेलरेटेड मोशन। सेकंड बोला पीरियोडिक। एक्सेलरेटेड पीरियोडिक, एक्सेलरेटेड पीरियोडिक। अब सवाल पैदा होता है, एक्सेलरेटेड है मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड है मतलब क्या है? मतलब कैसे आपने तय कर लिया सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए बेटा, एक्सेलरेशन क्या है? क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। जहां पे कहीं भी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बोलो क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या कहोगे? वहां पे एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज होती है। मैं वो दिखाता हूं आपको, डायग्राम पे दिखाता हूं वेलोसिटी चेंज कैसे होती है। देखो, वेलोसिटी जो है वो 2 चीजों से बनी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है। फिर से एक बार, वेलोसिटी कितनी चीजों से बनी है? 2। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। अब देखना, मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी और मैंने उस डायग्राम में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हर चीज की पोजीशन क्या होती है। अगर आपको मेरे पहले दूसरे वीडियो में याद होगा तो मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि हर चीज की पोजीशन कहां पे होती है। मैंने ये बताने की कोशिश की थी थीटा कहां होता है। मैंने ये बताने की कोशिश की थी एस कहां होता है। एस का मतलब है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होती है। वेलोसिटी कहां होती है? यहां पे वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, वो टैंजेंशियल होती है। क्या होती है दोस्तों? टैंजेंशियल। यानी आप यहां पे हो तो टैंजेंट पे आ गई, यहां पे हो तो टैंजेंट पे आ गई, यहां पे हो तो टैंजेंट पे आ गई। देखो, यूसीएम अगर आपने किया, देखो बहुत देखिए इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, यूसीएम क्या किया आपने? यूसीएम का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। आप सोचोगे सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, स्पीड कांस्टेंट होना, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो कि पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो उसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो मैंने अभी आपको बोला वेलोसिटी में 2 बातें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। और एक चीज होनी चाहिए, डायरेक्शन। यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख दिया, ऐसा मान के चलो कि यहां पे क्या कांस्टेंट कर दिया? मैग्नीट्यूड। मतलब यहां पे स्पीड तो कांस्टेंट है,
लेकिन हर बार डायरेक्शन बदल रही है। मतलब यहां से अगर एक स्टोन है और जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं या मैं जिसका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, स्टोन यहां से छूट गया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, स्टोन को मैंने यहां से छोड़ दिया तो इस साइड चला जाएगा, और उसी स्टोन को अगर मैंने इस साइड छोड़ा तो ऊपर चला जाएगा। हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी में अगर सिर्फ वैल्यू कांस्टेंट रह गई लेकिन डायरेक्शन भी बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाती है। फिर से एक बार, वेलोसिटी में दो चीजें हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो उनको हम लोग अलग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। यानी सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई? बिकॉज every position for every moment the direction of velocity changes, sometime magnitude also changes। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। और यूसीएम है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन बदली तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल गई, और जहां पे वेलोसिटी बदलती है वहां पे एक्सेलरेशन होता है, जहां पे वेलोसिटी बदलती वहां पे एक्सेलरेशन होता है। और इसीलिए कहा गया एक सेंटेंस लेकिन कितना एक्सप्लेनेशन है, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरी बात, पीरियोडिक मोशन। क्या बोला मैंने? पीरियोडिक मोशन। देखो, अगर पीरियोडिक मोशन है यानी वो सेम पाथ या रास्ता फॉलो करता है हर बार, इट इज अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज इट फॉलोज द सेम पाथ, उसी रास्ते पे चलता है। मतलब जिस सर्कुलर ट्रैक पे आ गया उसी ट्रैक पे चला जाएगा, फिर उसी ट्रैक पे चला जाएगा। इट फॉलोज द सेम पाथ। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक ये हमारा रह गया था थोड़ा, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? दो। कौन सी? सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज फॉर एवरी मोमेंट, फॉर एवरी सेकेंड, फॉर एवरी पोजिशन वेलोसिटी changes and velocity changes with magnitude and direction also। दोनों के साथ वेलोसिटी बदल जाएगी तो उसको एक्सेलरेटेड कहेंगे, पीरियोडिक कहेंगे। बात को खत्म कर दिया था मैंने। पहले लेक्चर की बात करता हूं जहां पे मैंने आपको काइनेमैटिक्स बोला था। क्या बोला था? काइनेमैटिक्स। सारी वो 6 चीजें लिख दी थी मैंने, उनका रिलेशन बताया था, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, आपको याद होगा। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चैप्टर आगे बढ़ता है, सर्कुलर मोशन के टाइप हमसे पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाता है सर्कुलर मोशन के कितने टाइप है? हम कहते हैं 2 टाइप है। कौन से? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। डेफिनेशन ध्यान से सुनना, याद भी करनी है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ constant angular speed is called as uniform circular motion, it's called as uniform circular motion। दूसरा हिस्सा है non uniform circular motion। क्या कहा मैंने? non uniform circular motion। उसके भी बारे में मैंने बताया था, अल्फा के बारे में बताया था। फिर हमारा कल का टॉपिक आ गया था। कल का टॉपिक में हमने डायनामिक्स देखा था। क्या देखा था? सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स। डायनामिक्स की बात यह है कि सर्कुलर मोशन में 2 तरीके के फोर्स फॉलो होते हैं। पहला जो होता है जो सेंटर की तरफ आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या कहा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके भी फॉर्मूले बताए थे मैंने। होप्स आप फॉर्मूला लिस्ट बना रहे हो। होप्स आप क्या बना रहे हो? फॉर्मूला लिस्ट। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी के साथ फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूलेज के साथ फिर एमसीक्यू और न्यूमेरिकल आ जाएंगे। चैप्टर के बहुत न्यूमेरिकल क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। अब आज की बात करते हैं। मैंने मैपिंग भी बोला था, यानी चैप्टर का जो पहला हाफ चल रहा है सर्कुलर मोशन, उसका सेकंड लास्ट पॉइंट है। पॉइंट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। यूसीएम को के तो हमने 4 एप्लीकेशन देखने, लेकिन आज तो 2 ही देखेंगे। पहला एप्लीकेशन आपके सामने है, थोड़ा इमेजिनेशन करना है, थोड़ा शांति से बैठ जाओ, ब्रेन को रिलैक्स कर दो, सारे थॉट निकाल दो, पूरा कंसंट्रेट करो। पॉइंट को 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। तो शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से। का नाम है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। पॉइंट का नाम क्या है? व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। इस पॉइंट के अंत में हमें कहां पहुंचना है? क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं हम लोग? ये भी तो सवाल पैदा होगा कि ठीक है व्हीकल चल रहा है, व्हीकल तो रोड पे भी चलता है, कर्व आ गया, हॉरिजॉन्टल रोड है, पूरा प्लेन है, लेकिन टर्निंग है। बहुत बार हमने देखा है रोड पे, जैसे हम लोग हाईवे पे जाते हैं
हमें मिलता है यहाँ पे, कसरा घाट पे भी गए होंगे, टर्न मिलता है हमें, ऐसे कर्व रोड मिलते हैं, तो वहां पे हमें स्पीड कम करना पड़ता है। क्या कम करना पड़ता है अपने व्हीकल का? स्पीड। ठीक है ना, करते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? डेरिवेशन का अंत कहाँ है, एंड कहाँ है? देखो हमें ना निकालना है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। ये वर्ड बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मतलब अगर प्रैक्टिकली करना है तो मान लो कि एक कर्व रोड है और ऐसा टर्न है, उसको बहुत शार्प टर्न है, पूरा कर्व है इस तरीके से। ओके, अब मैं पैदल चल के गया, नहीं गिरेंगे। फिर हमने टू व्हीलर ले ली, किसी बंदे को बोला टू व्हीलर ले ली, और वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चला गया, नहीं गिरा, बहुत अच्छी बात है यार, नहीं गिरा, इट्स ओके। अब मैंने उसको बोला यार 10 से नहीं गिरा, चलो ना 20 किलोमीटर से चले जा, 20। उसने अपने व्हीकल को 20 के स्पीड से गया, वो गिरा नहीं। 30 पे गया, गिरा नहीं। मैंने बोला 30 कुछ ज्यादा हो रहा है, 35 की स्पीड से तू गाड़ी चला वहां कर्व रोड पे। उसने 35 की स्पीड से गाड़ी चला दी, स्लिप हो गया बंदा, पैर टूट गया उसका। मैंने, आप क्या कहोगे? सर 35 की स्पीड पे वहां पे एक्सीडेंट होता है, और हमें भी देखा है, आप अगर कहीं गए हो ट्रैवलिंग पे तो वहां पे लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, 40 कुछ होता है, मतलब उनका जो होता है, आपने देखा होगा कि उससे ज्यादा मत चलाओ यार, उससे ज्यादा चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरी वाली एग्जांपल में 35 पे एक्सीडेंट हो गया, यानी 35 के नीचे अगर, मतलब बाद में चेक भी किया हमने सपोज, तो 35 के नीचे चलाता, 34 पे चलाता तो शायद से नहीं गिरता। क्या कहा मैंने? 34 पे चलाता तो शायद से नहीं गिरता, लेकिन 35 पे गाड़ी चला दी, गिर गया। अब सवाल ये है कि अगर 35 के आगे चले गए, 40 पे चलाए तो डेफिनेटली गिर जाएगा, 60 के अबे मर जाएगा वो, उससे आगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। 34 पे अच्छा चला गया, गिरा नहीं, लेकिन थोड़ा चला गया, मतलब इसको कहा जाएगा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। 34 पे जाएगा, सपोज नहीं गिरेगा, ये 34 जो है वो है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। इस डेरिवेशन के अंत में, डेरिवेशन तो है ही नहीं, 2-3 स्टेप में खत्म कर देता हूं, इतना सिंपल है। इस डेरिवेशन के अंत में क्या निकालेंगे? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। बोलो क्या निकालेंगे? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड यानी व्हीकल तो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड से जाएगी और सेफ भी रह जाएगी। ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड आपको निकालना है। मैंने कुछ ड्राइंग मेरी कैसी है आपको पता है, हंसने की कोई बात नहीं, मुझे भी पता है, तो थोड़ा मैंने ट्राई किया है कुछ ड्रॉ करने का। यही डायग्राम है, इसको समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा कहना क्या है। मान लो ये एक व्हीकल, बस निकालने की कोशिश मैंने की, मेरा ये दावा नहीं है कि ये बस है, एक कर्व रोड है। क्या है? कर्व रोड, और कर्व रोड पे वो व्हीकल आ रहा है। ओके, अब उस व्हीकल के साथ 2-3 बातें हैं, उस व्हीकल के साथ 2-3 बातें। पहला तो उसका वेट होगा कुछ, तो जैसे हमारा वेट है, मैंने पिछले साल जो मैंने कुछ आपके शायद से फिजिक्स के लेक्चर लिए थे, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी, अगले 2-3 मिनटों में उसको रिपीट करवा देता हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। बोलो क्या बोला मैंने? नॉर्मल रिएक्शन। देखो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं एक स्टेज पे खड़ा हूं, मैं जमीन पे नहीं हूं, स्टेज पे खड़ा हूं, जो ऑब्वियसली जमीन से थोड़ा ऊंचा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, बहुत कंफर्टेबली खड़ा हूं, मेरे साथ और लोग भी खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है जिस पे मैं खड़ा हूं, शायद से आप नहीं देख पा रहे हो, जिस पे मैं खड़ा हूं, वो सरफेस मुझे होल्ड कर रहा है। आई रिपीट, क्या कर रहा है? मुझे होल्ड कहता है। लोग बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वो एक फ्लोर होता है जहां पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, लोग रहते हैं, उनका सामान रहता है, लेकिन वो गिरते नहीं, क्योंकि वो स्लैब ऐसे बना है कि वो लोगों को क्या करता है? पकड़ के रखता है। होल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो पकड़ के रखना है ना, उसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि सरफेस हमें पकड़ के रखता है, यानी सरफेस हम पे एक फोर्स लगाता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। क्या है?
नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये स्टेज लकड़ी का बना है तो मैं खड़ा हूं, मैं नहीं गिर रहा हूं। अगर ये शायद से थर्माकोल से बनता, इससे बनता थर्माकोल से, अगर कोई इंसान उस थर्माकोल वाली स्टेज पे शायद से खड़ा होने की कोशिश करे तो शायद से गिर जाएगा, तो वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो क्या कर सके, होल्ड कर सके। ये होल्डिंग का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। क्या है नॉर्मल रिएक्शन? दुनिया का कोई भी सरफेस हो, अगर वो आपको होल्ड कर रहा है तो वो आपके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। आई रिपीट, अगर कोई है सरफेस जो आपको होल्ड कर रहा है, जो किसी इंसान को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे रोड जो है वो नॉर्मल रिएक्शन प्रकार है। बस का जो वेट है वो नीचे चला जाए, तीन ही फोर्स है लेकिन उनकी डायरेक्शन समझ लो। mg है वो नीचे जाता है, वेट mg वो नीचे की तरफ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो रोड है उस बस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है जमीन, अर्थ हम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और बस स्टैटिक पोजीशन पे है। यानी यहां पे नॉर्मल रिएक्शन और mg जो है वो सेम ही इक्वल है। तीसरा फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन, ये एक फोर्स समझ में आ गया, mg एक फोर्स समझ में आ गया। अब रही बात मैं किसकी करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं fs की। किसकी? fs की। क्या fs क्या? इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्लिप, गाड़ी स्लिप की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा कब होते हैं? गाड़ी स्लिप होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, ये सिचुएशन ज्यादा कब होती है? बारिश की सीजन में होती है या समर सीजन में होती है? क्या सर, क्या जवाब क्या है आपका? आप तो ऑब्वियसली सर, जब बारिश का सीजन होता है तभी तो, रेन सीजन होता है तभी तो ज्यादा एक्सीडेंट, तभी तो गाड़ियां ज्यादा स्लिप होती है। मैं पूछता हूं क्यों? तो उसका जवाब है कि बारिश की वजह से। आप क्या आंसर दोगे? कि बारिश की वजह से रोड जो है वो गीला हो जाता है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, वो स्लिपरी हो जाता है। यानी फिजिक्स कहता है कि तब उसका फ्रिक्शन कम होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। मतलब हम भी कभी कभी जमीन पे चलते घर पे तो नॉर्मली नहीं गिरते, और अगर हमारा ध्यान नहीं और मम्मी ने अगर वो फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए पानी डाल दिया और हम घर पे आ गए तो पैर फिसल जाता है, हम लोग गिरते हैं। तो क्या होता है? इसकी वजह से तब जमीन से, बारिश की सीजन में जमीन से फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? फ्रिक्शन। वो लॉकिंग जो है वो कम हो जाता है, वो स्लिपरी हो जाता है, वो स्लिप हो जाती है गाड़ियां, एक्सीडेंट होता है। तो कर्व रोड पे फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए टायर्स के ऊपर, मतलब आप फ्रिक्शन सीख क्या, आपको ये बात पता है, इसीलिए टायर्स पे डिजाइन्स होती है जिगजैग मैनर की, इसीलिए कि वो जमीन से लॉक हो जाए, इंटरलॉकिंग हो जाए। और रोड भी इतने प्लेन नहीं होते जितने, मतलब हमारे घर पे फ्लोरिंग प्लेन होती है, लेकिन रोड जो है थोड़ा ऐसे रफ सरफेस पे बनते हैं रोड जो आप हम देखते हैं। तो इसी वजह से कि वो टायर और रोड सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाए, उनके बीच में फ्रिक्शन आ जाए। जब गाड़ी, ये फ्रिक्शन क्या काम करता है थोड़ा इमेजिन करते हैं। देखो ये मेरा सेंटर है, ऐसा मान के सेंटर तो होगा, और ये कर्व रोड आ रहा है। इमेजिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कर्व रोड आ रहा है, ये सेंटर है, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस रेडियस माना जाएगा क्योंकि वो सर्कुलर। ये फ्रिक्शन जो है हमारी व्हीकल को सेंटर की तरफ खींचता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा मेरी बात को, ये फ्रिक्शन जो है स्लिप होने की वजह से रेजिस्ट करता है, वो सेंटर की तरफ खींचता है। ये रोड सरफेस जो है टायर को स्लिप नहीं होने देता और वो अपनी तरफ खींचता है। तो क्या मैं इस फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहूं? हाँ दोस्तों, सेंट्रीपिटल ही कहेंगे। कल ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आज इस्तेमाल करेंगे। कल मैंने सेंट्रीपिटल के आपको एग्जाम्पल दिए थे, अर्थ वाला एग्जाम्पल दिया था। अर्थ के ऊपर सन, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, सन जो है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। स्ट्रिंग जो है
स्प्रिंग और स्टोन वाला एग्जांपल। ये स्प्रिंग जो है उसके अंदर टेंशन होता है, वो टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और कर्व रोड पे रोड सरफेस, मैंने क्या बोला, रोड सरफेस, जमीन उस व्हीकल को सेंटर की तरफ खींचती है। ये फ्रिक्शन जो है क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन कम हो गया, सेंट्रीपिटल कम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल जो कल का टॉपिक है वो तो होगा, फ्यूगल यानी बाहर जाने वाला, सेंट्रीपिटल यानी अंदर आ जाने वाला। अब बारिश के सीजन में क्या होता है, रोड पे पानी होता है, कीचड़ होता है, मिट्टी होती है, फ्रिक्शन कम होता है, सेंट्रीपिटल कम होता है, सेंट्रीफ्यूगल तो वैसे ही ज्यादा बाहर जाने वाला, इसलिए गाड़ी को बाहर ढकेला जाता है यानी वो स्लिप हो जाती है। ये पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। 2 मिनट का काम है, डेरिवेशन खत्म कर देता हूं। मैंने अभी बोला, ये तो आपको दिखाई दे रहा है m इज इक्वल टू mg, ये तो आप एग्री करोगे नहीं करोगे, डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। ओके, दूसरी बात आपको याद करनी है, f of s is equal to mr omega square और you can say mv square upon r। मैंने जानबूझ के 2 लिखे, आपको एक ही लिखा तब भी समझ में आ जाएगा, वैसे तो 3 थे। mr square या mv square upon r, this is the formula for centripetal force। ये static friction acts as a centripetal force। okay, now call it as डॉट डॉट करके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, और इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा fs डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू, अब दोनों ले लो या तो एक ही ले लो। अगर सेकंड वाला मैंने लिया तो डेरिवेशन में वही है, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर mg ने इसको डिवाइड किया, थोड़ा इमेजिन करेंगे, डिवाइड में mg लिखा मैंने, तो mm कैंसिल हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। और यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, mg ने यहाँ इसको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, mm कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन rg। फिर से एक बार मैं लिख के बताता हूँ शायद से, mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। दोनों नहीं लिए मैंने, एक ही ले लिया, बुक में दोनों है। mm कैंसल, fs डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th स्टैंडर्ड में एक लॉ था, लॉ का नाम था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको शायद से याद होगा नहीं होगा। एक चेयर है प्लास्टिक की, जमीन पे रखी है, और घर में ही एक कबर्ड है जो पूरा क्लॉथ से भरा है, पूरा मटेरियल सामान घर में, हमारे घर में भी कबर्ड होता है, पूरा सामान उस कबर्ड में है। 2 सवाल, प्लास्टिक की चेयर है, सामान से भरा कबर्ड है, शिफ्ट करना है, क्या जवाब है आपका? किसको शिफ्ट करना आसान है, किसको मूव करना आसान है? एक इंसान के लिए। प्लास्टिक की चेयर को तो एक हाथ से फटाक से मूव कर देंगे, और कबर्ड को मूव तो एक आदमी नहीं करेगा, 4-5 लोग लगेंगे, फिर ताकत लगा के खींचेंगे उसको, राइट और रॉन्ग? क्यों? अगर मैंने ऐसा सवाल पूछा तो आप कहोगे सर कुछ भी सवाल पूछ लेते हो यार। बहुत सिंपल है, चेयर का वेट कम है। क्या जवाब दोगे आप? चेयर का, प्लास्टिक की चेयर है सर, कोई बैठा ही नहीं है उसके ऊपर, नॉर्मल एक हाथ से खींच के पटक देंगे दूसरे कोने में। कबर्ड क्यों नहीं हिला पाया? क्योंकि कबर्ड का वेट ज्यादा है, राइट। सेकंड पॉइंट, वेट को यानी जिसका वेट ज्यादा उसको मूव करना टफ। फिर से एक बार, जिसका वेट ज्यादा उसको मूव करना डिफिकल्ट, राइट। ओके, यानी वेट निकाल देता हूं, वेट इज इक्वल टू mg विच इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट जिसका ज्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा। अब चेंज करता हूं मेरी सेंटेंस को, मैंने बोला जिसका वेट ज्यादा उसको मूव करना डिफिकल्ट। अब कहूंगा जिसकी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा उसको मूव करना डिफिकल्ट।
और जिसको मूव करना डिफिकल्ट यानी उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उसका फ्रिक्शन मोर होगा। यानी फ्रिक्शन, हु डिसाइड्स द फ्रिक्शन? वेट, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। आई रिपीट, डिफिकल्ट है ना मूव करना, यानी फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जैसे आपने कबर्ड को मूव किया तो देखो स्क्रैचेस आ जाएंगे जमीन पे, चेयर को मूव किया जमीन को कुछ नहीं होगा, यानी फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा। फिर से एक बार देखते हैं, फ्रिक्शन इज मोर व्हेन वेट इज मोर, दैट इज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन अ वेट, that is friction depend on a normal reaction. This is what the law of static friction. Law of static friction says friction is directly proportional to the normal reaction. तो ये था फॉर्मूला 11 का, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन किया, अदरवाइज कुछ नहीं। बट हमें पता है f of s is equal to mu s n। आपने वो s स्टैटिक के लिए वो दिया, ओके नहीं दिया, इट्स ओके, मैं आगे उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये म्यू जो है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला मैंने? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, यानी अब ये तो फॉर्मूला है, f of s is equal to mu s into n, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब f of s डिवाइडेड बाय n is equal to mu s या mu, दैट्स ओके। अब इसी वैल्यू को मैं ऊपर पुटअप कर देता हूं, f of s डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है म्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, देयरफॉर आप कहोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, यानी सॉरी म्यू rg, और स्क्वायर रूट ले लिया तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? म्यू rg, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? म्यू rg। ये आपने क्या किया? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। क्या किया? मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। यानी अब थोड़ा उसका हम लोग मीनिंग निकालने की कोशिश की। ये तो आ गया हमारा। ये स्पीड कौन तय करता है? ये स्पीड तय करने का काम करता है म्यू, यानी फ्रिक्शन कितना होने वाला है, नंबर 1, रेडियस कितनी है, और जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। आई रिपीट, गाड़ी का एक्सीडेंट कब होगा? तो मैक्सिमम स्पीड को क्रॉस करेगा तब होगा ना, कर्व पे। तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो हमें रोड कैसे बनाने चाहिए? देखो जी तो कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई नहीं बदलेगा। म्यू, अब म्यू का मतलब है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे बढ़ाएंगे? तो आप कहोगे सर, आपने देखा भी होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल रोड पे जाते हैं, यू ऑब्जर्व दिस थिंग, व्हेन यू गो कसारा पास करोगे, मुंबई जाओगे, या जैसे माउंटेन पास होते हैं, चलो अपन मराठी घाट म्हणतो, जब माउंटेन पास होते हैं कसारा घाट वगैरह, वहां पे रोड का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना। ऐसे नॉर्मली रोड जितना प्लेन होता है उससे वहां पे थोड़ा उन्होंने रफ कर दिया होता है। क्या कर दिया होता है? रफ, थोड़ा ही करते हैं। फ्रिक्शन बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन अच्छा है, अपनी गाड़ी को होल्ड करता है, ओके, लेकिन फ्रिक्शन बढ़ाने का एक लिमिट है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा। कॉमन सेंस, अगर रास्ते पे ज्यादा गड्ढे है या कुछ ज्यादा मिट्टी डाल दिया, कुछ ज्यादा रफ है, तो स्पीड बढ़ेगा कम होगा? स्पीड तो कम ही हो जाएगा ना व्हीकल का। तो हमें फ्रिक्शन हम लोग बढ़ा सकते एक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। देखो जी कांस्टेंट है, फ्रिक्शन बढ़ाएंगे एक लिमिट तक। अब बात रह गई आर की, और इसीलिए अब जो नया रोड कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे ज्यादा रेडियस वाले टर्न बनते, थोड़ा दूर से जाएंगे, शार्प टर्निंग नहीं रखते, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है। क्या बढ़ा देते हैं? वो आर बढ़ा देते हैं, रेडियस बड़ी कर देते, यानी स्पीड तो उतना ही रहेगा, गाड़ी जो है वो थोड़ी दूर से चली जाएगी लेकिन एक्सीडेंट नहीं होगा। आर बढ़ाएंगे, वी बढ़ाएंगे। तो नया ऑब्जर्व करो, मतलब मैं कसारा का एग्जांपल फिर से देता हूं। 2 रास्ते, एक मुंबई जाने वाला है और एक रिटर्न नासिक को आने वाला है। नासिक को जब आते हैं, मुंबई से नासिक को जब आते हैं, तो हम लोग ओल्ड रोड से आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शार्प रोड है, लेकिन उसी को जब हम लोग मुंबई की तरफ जाएंगे तब आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टर्न्स है, लेकिन बड़ा रेडियस लेने की उन्होंने कोशिश की, शार्प टर्न को अवॉइड किया, क्योंकि
शार्प टर्निंग हो गई तो रेडियस कम हो जाएगी, यानी v कम हो जाएगा, यानी वो क्या करते हैं, रेडियस बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपका हिस्सा है, ये आपका 12th स्टैंडर्ड का पहला डेरिवेशन है। व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड क्या निकाला, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, फॉर्मूला रूट में म्यू आर जी, रूट में म्यू आर जी, आपको समझ में आ गया।